Very good morning to all of you. Welcome back to my channel MPS प्रोग्राम विद सन प्रियंका। आज हम लोग MPSE 006 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वॉच करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इग्नू की एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाली है MA फाइनल ईयर की, इसलिए ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होगा जो MA इन सेकेंड ईयर की फाइनल एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो MPSE 006, इसके पहले भी आप लोग MPSE 007, MED 008 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो अब हम लोग MPSE 006 की क्वेश्चन को वन बाय वन देखेंगे, ताकि आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहे कि कैसा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जैसे कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ जो है, ये MPSE 006 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, शांति और संघर्ष अध्ययन। इसके अंतर्गत राइट अ नोट ऑन पीस ट्रेडिशन, ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर में भी पूछा गया था टर्म इन एग्जामिनेशन ऑफ 2020, एंड जून में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि शांति परंपराओं पर एक टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि शांति क्या है वो हम लोग जान लें कि शांति को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। डिफिनीशन ऑफ पीस, तो पीस के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर ले, उसके बाद शांति की परंपराओं पर आएंगे। ट्रेडिशन ऑफ पीस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शांति परंपराओं पर एक टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है अंतर्जातीय द्वंद्व प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है सीमित युद्ध क्या है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है आतंकवाद की उत्पत्ति का अनुरेखण कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों प्रारूपों का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कि आतंकवाद की उत्पत्ति का अनुरेखण कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों प्रारूपों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है पूर्व युगोस्लाविया में द्वंद्व समाधान में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी कि भाग 1 और भाग 2 में डिवाइड है ये 10 क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 5 बनाना होता है, लेकिन कंपलसरी है कि आप प्रत्येक सेक्शन में कम से कम 2 क्वेश्चन को बनाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत और चीन के बीच विश्वास निर्माण उपायों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत और चीन के बीच विश्वास निर्माण उपायों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है द्वंद्व प्रबंधन और समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है शांति की गांधीवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो ये शांति की जो गांधीवादी दृष्टिकोण है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है, इस पर आप लोगों को इसकी सारी जितने भी फीचर्स हैं, जितने अप्रोच हैं, उस चीज़ को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है राइट अ नोट ऑन पीस ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ द गांधी अप्रोच टू पीस। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा मानव सुरक्षा अध्ययन के लिए कुछ दृष्टिकोणों को विस्तार से बताइए। और क्वेश्चन नंबर 10 है शांति अनुसंधान शोध क्या है, समझाइए। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो पॉलिटिकल साइंस है जिनका MPS प्रोग्राम होगा और उनमें कोर्स कोड भी होगा जिनका होगा MPSE 006। पढ़ना तो काफ़ी सारा कोड है, जैसे MPSE 007, MGPE 007, MED 008।
तो इसके अंतर्गत जिनका ये MPSC 006 होगा, उनका अगर ये MPS प्रोग्राम होगा और अगर वो MPSC 006 कोर्स कोड लिए होंगे, तो ये टर्म इंड एग्जामिनेशन ऑफ 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, selecting at least 2 questions from each section. Each question is to be answered in about 400 words. All questions carry equal marks. तो हम लोग 1 by 1 करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राइट अ नोट ऑन पीस ट्रेडिशन। ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछता है। पीस ट्रेडिशन मतलब कि शांति के लिए, शांति परंपराओं पर एक टिप्पणी लिखिए। शांति परंपराएं क्या है, ठीक है। तो शांति क्या है, शांति को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे कि जिसमें युद्ध से राहत हो, मुकदमों और अव्यवस्था से राहत हो, किसी प्रकार की उत्तेजना से राहत हो, भय से मुक्ति हो, उसे हम शांति कह सकते हैं। मीन्स जहाँ पर किसी भी प्रकार का भय न हो, किसी भी प्रकार का डर नहीं हो, किसी भी प्रकार का मीन्स एकदम पीसफुल माहौल हो। जैसे कि दो लोगों में या फिर दो गुटों में, दो समुदायों में या फिर दो कंट्रीज़ में या दो राज्यों में किसी भी प्रकार का एक दूसरे के प्रति, चाहे वो आंतरिक परेशानी हो या फिर जो भी उनका क्षेत्रीय परेशानी हो, तो इस चीज़ को मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण अगर सॉल्व होता है तो वहाँ पर शांति की व्यवस्था मौजूद होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी दो गुटों में या समुदायों में या दो देशों के बीच अगर किसी भी चीज़ को लेकर संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है, तो संघर्ष होगा तो वहाँ हिंसा भी होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे अशांति का माहौल रहेगा, तो वहाँ पे शांति नहीं होती है। शांति व्यवस्था को बनाना पड़ता है। तो शांति को हम लोग हाउ टू एक्सप्लेन पीस, पीस को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पीस मीन्स कि युद्ध से राहत, मुकदमों और अव्यवस्था से राहत, किसी प्रकार की उत्तेजना से राहत, भय से मुक्ति, शांति, विचारों का दमन आदि शामिल है। इतना ही नहीं, ये जो लाइन है ये वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पीस 1986 के प्रधान जो संपादक थे लिनस पालिंग के अनुसार कि जैसे 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 इतिहास आगे बढ़ता है, प्रणाली में बसे हुए मानव प्राणियों द्वारा आनंद की चरम सीमा और पीड़ा की दरारों का अनुभव किया जाता है। जैसे कि हम लोग कार्ल मार्क्स भी पढ़े थे, वर्ग संघर्ष। इसमें क्या था, इसमें यही था कि अगर एक वर्ग काफ़ी शक्तिशाली है और दूसरा वर्ग के पास इतना पावर नहीं है, ठीक है, मीन्स उसके पास ज़्यादा विशेषाधिकार नहीं है, तो जिनके पास पावर है, शक्ति है, वो क्या करेगा, जिनके पास पावर कम रहेगा, जाहिर सी बात है कि उस पर शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, क्योंकि उसके पास वो पावर नहीं है, ठीक है। तो वर्ग संघर्ष, वर्ग के बीच भी संघर्ष होता है। जैसे कि मानते हैं कि दो वर्ग हैं, ठीक, चाहे उच्च जाति का ले लीजिए या निम्न जाति का ले लीजिए, ठीक है, दोनों के बीच संघर्ष तो होगा ही। इसलिए होगा क्योंकि उच्च वर्ग के लोग के पास काफ़ी विशेषाधिकार होता है और काफ़ी उनके पास शक्ति होती है, जिनसे वे निम्न स्तर के जो लोग होते हैं उनके पास क्या होती है, उनके पास ना तो विशेषाधिकार होता है और न तो इन विशेषाधिकार का विरोध करने की उनमें क्षमता होती है, ठीक है, न ही इसका विरोध करने की शक्ति होती है। तो जाहिर सी बात है कि दो वर्गों में
संघर्ष होगा। जैसे कि अगर व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं जो है किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहा है और किसी के पास वो भी मूलभूत आवश्यकताएं मीन्स जो कॉमन चीज़ है, जैसे कि रहने के लिए घर या फिर रोटी, कपड़ा या मकान, मतलब आर्थिक आवश्यकताएं को पूरा करने के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, क्षमता नहीं होती, तो वो क्या करेंगे। वर्गों के बीच तो संघर्ष होगा तो हिंसा भी होगा। तो वर्गों के बीच संघर्ष होगा और द्वंद्व होगा, क्योंकि जो कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लड़ेंगे ही, फाइट करेंगे ही। ठीक ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है कि शांति मीन्स जहाँ पे युद्ध की स्थिति ना हो, जहाँ पे डर भय के बिना लोग शांतिपूर्ण रहें। और ये तभी संभव है जब लोग मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एक दूसरे के साथ सहयोग और सहभागिता से रहें। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक स्टेट जो होता है, एक राज्य जो होता है, वो तभी क्रिएट होता है जब वहाँ पे एक राज्य बनने के लिए ज़रूरी क्या होता है। एक राज्य बनने के लिए ज़रूरी होता है कि एक भूमि हो। राज्य बनाने के लिए हम लोगों को भूमि ही चाहिए, और भूमि हो तो फिर जनसंख्या भी हो तो फिर वहाँ पे सरकार भी चाहिए, और सरकार है तो वहाँ पर क्या चाहिए, प्रभुसत्ता भी चाहिए, ताकि वो अपने राज्य के और या अपने स्टेट के या देश के निर्णय वो स्वयं ले, वे किसी और पे डिपेंड नहीं हो। ठीक है, ये हुआ प्रभुसत्ता। ठीक है, ताकि वो संघर्ष से बचे, अपनी डिसीजन वो खुद ले, क्या सही है और क्या सही नहीं है। मीन्स एक राज्य की जो भौगोलिक सीमा है, अगर वो सुरक्षित है, ठीक है, तो राज्य के अंदर रहने वाले सभी लोग भी सुरक्षित होंगे। ठीक है, लेकिन राज्य का भी एक कर्तव्य है कि वो राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि अगर नागरिकों के बीच सुरक्षा रहेगा और अपने अधिकारों को लेके वे जागरूक रहेंगे, एक दूसरे के प्रति अगर मैत्रीपूर्ण की भावना रहेगी, एक दूसरे को लोग सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का माहौल काफ़ी भय से भरा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे दो महाशक्तियों या दो देश के बीच जब लड़ाई होती है तो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जताने के लिए, जैसे कि काफ़ी सारा बड़ा बड़ा युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हिरोशिमा और नागासाकी, ये सब जो युद्ध हुआ था, तो ये सब का क्या था, अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जताने के लिए। तो युद्ध की स्थिति होती है खुद को पावरफुल और खुद को ज़्यादा शक्तिशाली बताने के लिए और जताने के लिए। तो इन सब चीज़ों से तो अशांति ही फैलेगा, लोग दहशत में रहेंगे, डर में रहेंगे, भय में रहेंगे। वहाँ पे तो शांति की व्यवस्था बनाना पड़ेगा। ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब लोग मिलकर एक दूसरे से बात विचार करके इसका समाधान निकालेंगे, ना कि एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे। एक दूसरे को मीन्स एकदम क्या उसको कह सकते हैं कि एक दूसरे के हित में सोचेंगे, अहित में नहीं सोचेंगे, तो वहाँ पे शांति की व्यवस्था रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। इसीलिए शांति को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि शांति वहीं रहेगी जहाँ पे भय की स्थिति ना हो, युद्ध की स्थिति नहीं हो और किसी भी प्रकार का उत्तेजना से राहत हो, भय से मुक्ति हो और विचारों का दमन हो। क्योंकि विचार के कारण भी संघर्ष होता है, क्योंकि विचार ही एक ऐसा चीज़ है जो संघर्ष को उत्पन्न करता है। क्योंकि आजकल किसी का विचार किसी से नहीं मिलता है, सभी की अपनी अपनी सोच है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए सही है तो वो मेरे लिए भी सही है। तो विचारों में संघर्ष होता है, दो लोगों में संघर्ष होता है, दो समुदायों में संघर्ष होता है, दो गुटों में संघर्ष होता है या दो देशों में भी संघर्ष होता है। तो संघर्ष का जो क्यों होता है, जाहिर सी बात है कि लोग अपनी ज़रूरतों को जब पूरा नहीं कर सकते हैं या जब एक को ज़्यादा विशेषाधिकार मिला हुआ है, एक काफ़ी कमज़ोर है जिनका शोषण हो रहा है, तो वहाँ पे संघर्ष होगा ही, वहाँ पे अशांति रहेगा ही। तो वहाँ पे शांति की व्यवस्था को, मान लीजिए कि एक राज्य है तो राज्य का ये नैतिक कर्तव्य है कि वे अपनी स्टेट की जो भौगोलिक सीमा है उसको सबसे पहले संरक्षित करें ताकि राज्य के अंदर रहने वाले सभी नागरिक संरक्षित रहें। ठीक है, इसलिए अगर शांति इम्पॉर्टेंट है तो शांति के लिए हम लोगों को भी एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग से रहना चाहिए। इस प्रकार शांति क्या है हम लोग एक्सप्लेन किए, लेकिन क्वेश्चन में हमारा पूछा है राइट अ नोट ऑन पीस ट्रेडिशन, शांति की परंपराएं क्या है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या था कि शांति परंपराओं पर एक टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्या था, अंतरजातीय द्वंद्व प्रबंध की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्या है, सीमित युद्ध क्या है समझाइए। चौथा क्या है, आतंकवाद की उत्पत्ति का अनुरेखन कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों प्ररूपों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व यूगोस्लाविया में द्वंद्व समाधान में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और चीन के बीच विश्वास निर्माण उपायों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वंद्व प्रबंधन और समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, शांति के गांधीवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव सुरक्षा अध्ययन के लिए कुछ दृष्टिकोणों को विस्तार से बताइए। और क्वेश्चन नंबर 10 है, शांति अनुसंधान शोध क्या है समझाइए। ये 10 क्वेश्चन है और इस 10 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, शांति परंपराओं पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सीमित युद्ध क्या है समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, शांति के गांधीवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 है, शांति अनुसंधान शोध क्या है समझाइए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 सीमित युद्ध क्या है समझाइए। सीमित युद्ध में क्या होता है कि युद्ध की कंडीशन तो होती है लेकिन युद्ध होता नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। शांति के गांधीवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। जाहिर सी बात है कि वो अहिंसा और हमेशा सत्याग्रह और युद्ध को भी सही नहीं मानते थे। तो गांधीवादी दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और मानव सुरक्षा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मानव सुरक्षा ही है MPSE 007। ये एक आप लोग को बुक ही प्रोवाइड किया जाएगा MA इन सेकेंड ईयर में, जिसमें सिर्फ आप लोग को मानव सुरक्षा ही पढ़ना है। तो मानव सुरक्षा के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करते हैं इस विषय में, फर्स्ट क्वेश्चन के विषय में, राइट अ नोट ऑन पीस ट्रेडिशन।
शांति परंपराओं पर एक टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये आ जाए दिसंबर की एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखी हूँ, उसके बाद ही मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे पढ़ना तो सभी कुछ है, लेकिन पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारा पढ़ लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन हमेशा पूछता है उसको हमेशा नोट डाउन कीजिए और एकदम ध्यान में रखिए। देखिए, शांति परंपरा के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। युद्ध न तो प्राकृतिक घटना है और न ही ईश्वर की अनुत्क्रमणीय इच्छा है। शांतिपूर्ण विश्व उस समाज का होता है जहां लोग सौहार्द और मैत्रीपूर्ण ढंग के साथ काम करते हैं। अभी हम बताएं कि शांतिपूर्ण समाज तभी व्यवस्थित होगा जहां के लोग एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को सहयोग करें और मिलकर रहें। तभी उस समाज में शांति व्यवस्था रहेगी। अगर एक समाज में बहुत सारे वर्ग के लोग रहते हैं, उन वर्गों में अगर एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार नहीं होगा, एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाने की ऐसी भावना नहीं रहेगी, तो शांति वहां पे बनी रहेगी। लेकिन अगर एक वर्ग दूसरे वर्ग को नीचा दिखाता है या अपनी विशेषाधिकार का यूज़ करके, अपनी पावर का यूज़ करके निम्न स्तर के लोगों का अगर शोषण करता है, तो वहाँ पे अशांति आएगी ही आएगी। और जब अशांति आएगी तो वहाँ पे संघर्ष होगा, और जब संघर्ष होगा तो वहाँ पे हिंसा स्वाभाविक है कि होना ही है। ठीक है, अब हम लोग शांति परंपराएं पढ़ रहे हैं। तो शांति परंपराएं के अंतर्गत क्या है, देखिए, युद्ध न तो प्राकृतिक घटना है और न ही ईश्वर की अनुत्क्रमणीय इच्छा है। शांतिपूर्ण विश्व उस समाज का होता है जहां लोग सौहार्द और मैत्रीपूर्ण ढंग में साथ साथ काम करते हैं और रहते हैं, तथा एक समूह का दूसरे समूह पर प्रभुत्व शांति के लिए मुख्य बाधा है। अभी हम बताएं कि अगर एक समूह के पास कुछ ज़्यादा ही प्रभुत्व है, ठीक है, और दूसरे के पास प्रभुत्व नहीं है, शक्ति नहीं है, तो विशेषाधिकार होना भी एक क्या होता है, विशेषाधिकार भी अशांति की व्यवस्था को उत्पन्न करता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक समूह का दूसरे समूह पर प्रभुत्व शांति के लिए मुख्य बाधा है। जैसे कि हमारी जो बौद्ध परंपराएं हैं, वो न्याय, समानता, अहिंसा, दूसरे के कल्याण के लिए चिंता और जीवित प्राणियों में करुणा पर बल देती है। वे बुद्धि की सुव्यवस्थित अवस्था, आंतरिक शांति और संस्कृति के अंदर मित्र भाव को भी प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, यानी कि बौद्ध परंपराएं जो है, बौद्ध ट्रेडिशन के अंतर्गत हम लोग क्या सीखते हैं, न्याय, समानता, अहिंसा, दूसरे के कल्याण के लिए चिंता और जीवित प्राणियों में करुणा पर बल देती है। एक दूसरे के प्रति प्रेम होना, करुणा होना, दया होना, असमानता न होना, वहाँ समानता होना, अन्याय को नहीं बढ़ाना और न्याय का समर्थन करना। अगर कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के का, मान लीजिए कि अगर ऊंचा वर्ग है निम्न वर्ग का अगर शोषण कर रहा है, ठीक है, तो ये तो अन्याय है। तो वो तो अन्याय है ही, लेकिन अगर वो अन्याय सह रहा है तो क्या है ना। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। ठीक है, जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ में बौद्ध परंपराएं जोर देती है। वे बुद्धि की सुव्यवस्थित अवस्था, आंतरिक शांति और संस्कृति के अंदर मित्र भाव को प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरा है क्या, दूसरा ये है कि अमेरिका के मूल निवासियों, ठीक है, अमेरिका के मूल निवासियों तथा अफ्रीकी जनजातीय संस्कृतियों में विद्यमान है। मतलब प्रकृति का
शोषण न करने की भी प्रथा है। प्रकृति का शोषण न करने की भी एक प्रथा है। ठीक है। अमेरिका के मूल निवासियों तथा अफ्रीकी जनजातीय संस्कृतियों में ये मौजूद है। ठीक है। क्योंकि प्रकृति के साथ शांति, प्रकृति पर विजय पाने की अपेक्षा प्रकृति के साथ मिलकर रहना यह निरूपित करता है कि उसके साथ मित्रता पूर्वक रहना मनुष्य की आवश्यकता है। जब प्रकृति के साथ ही मिलकर रहना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना है। ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग का कोविड-19 है ही। तो ये जो प्रकृति का शोषण न करने की जो प्रथा है, ट्रेडिशन है, वो अमेरिका के मूल निवासियों तथा अफ्रीकी जनजातीय संस्कृतियों में विद्यमान है। प्रकृति के साथ शांति, प्रकृति पर विजय पाने की अपेक्षा प्रकृति के साथ मिलकर रहना यह निरूपित करता है कि उसके साथ मित्रता पूर्वक रहना मनुष्य की आवश्यकता है। बहुत सी पाश्चात्य धार्मिक परंपराओं ने स्वाभाविक सद्भावना, निस्वार्थ प्रेम, संपूर्णता और व्यक्तिगत कल्याण के और विद्वेष समाप्ति के भी संदेश दिए हैं। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के परिच्छेद कहते हैं कि तलवारों को हल के फालों में और उनके बर्छों को हंसिया में बदला जाएगा। प्रारंभिक ईसाई समाज के आदर्श राज्य में प्रेम से रहने पर बहुत बल दिया गया है। यूनानी दार्शनिकों ने नागरिक विद्रोह के अभाव के अनुसार शांतिपूर्ण विश्व की संकल्पना की थी। कुछ दार्शनिक परंपराएं भी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की मानवता की नैतिक दृढ़ता, योग्यता और विश्व नागरिकता के सिद्धांत पर आधारित एकता से भी जुड़ती हैं। युद्ध रहित विश्व की कल्पना का हेलेनिक सभ्यता में शांति की सार भाग के रूप में ग्रहण किया गया। रोमन और मध्यकालीन समय में शांति का अभिप्राय समाज की उन इकाइयों में अस्थायी संबंध से था जो संगठित हिंसा को नियंत्रित करता है। ज्ञानोदय विवेचन